पिछली वीडियो में अमीनो एसिड पूल में हमने देखा था कि बॉडी प्रोटीन्स उसमें ऐड अप कर रही होती है, उसको उसकी अमाउंट को इंक्रीज करने में इनका कंट्रीब्यूटरी रोल होता है। वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं प्रोटीन डिग्रेडेशन से। और प्रोटीन डिग्रेडेशन हमारी बॉडी में दो पाथवेज के जरिए होती हैं। पहला एटीपी डिपेंडेंट पाथवे और दूसरा एटीपी इंडिपेंडेंट। जो एटीपी डिपेंडेंट पाथवे होता है इसे कहते हैं एटीपी डिपेंडेंट प्रोटियासोम सिस्टम। ये साइटोसोल में होता है और ये सिलेक्टिव होता है। और जो एटीपी इंडिपेंडेंट डिग्रेडेटिव सिस्टम होता है ना, ये हमारे पास लाइसोसोम्स में होता है और ये नॉन सेलेक्टिव होता है। पहले हम देखते हैं एटीपी डिपेंडेंट प्रोटियासोम सिस्टम जो कि सिलेक्टिव है। इसके लिए हम देखते हैं लिपिनकॉट की डायग्राम। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। जो प्रोटीन होती है उसके साथ यूबिक्विटिन आके ज्वाइन करती है, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। फिर वो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको प्रोटियासोम इनगल्फ करता है। इनगल्फ करने के बाद यूबिक्विटिन वापस बाहर आ जाती है। ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ना, ये फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुआ होता है। इस पर प्रोटीजेज एक्ट करती हैं और इसको वापस अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर जाती हैं। और जो यूबिक्विटिन है ये दोबारा रिसाइकल हो जाता है। लिपिनकॉट ने भी यही बातें लिखी हुई हैं। देखें, सेलुलर प्रोटीन आया, उनको टैग किया यूबिक्विटिन से, एटीपी इस्तेमाल हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स बन गया। इस कॉम्प्लेक्स को फिर प्रोटियासोम इंगल्फ करेगा और इसको क्या करेगा? अनफोल्ड करेगा, डी यूबिक्विनेट करेगा और इसको डिग्रेड कर देगा। यूबिक्विटिन वापस आ गया और जो प्रोटीन थी उसके फ्रैगमेंट्स बन गए जिस पे प्रोटीजेज एक्ट किया, वो वापस अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गए और यूबिक्विटिन रिसाइकल हो गया। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी डिटेल जो कि साइड पे पैराग्राफ में लिखी हुई है। यूबिक्विटिन क्या है? एक स्मॉल ग्लोबुलर नॉन एंजाइमिक प्रोटीन है। ये देखें, नॉन एंजाइमिक प्रोटीन है। ये अच्छा एमसीक्यू बन सकता है। यूबिक्विनेशन ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है? आइसोपेप्टाइड लिंकेज एंड ये एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है। जो सेलुलर प्रोटीन है और जो हमने यूबिक्विटिन साथ जोड़ा है, उन दोनों के टर्मिनल एटम्स के दरमियान आइसोपेप्टाइड लिंकेज बनती है। जो एंजाइम इस्तेमाल होती है उसका नाम नहीं गिवन, मगर ये बताया उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, E1 E2 E3। E1 एक्टिवेटिंग एंजाइम है, वो एक्टिवेट करता है। E2 कॉन्जुगेटिंग होता है, वो दोनों को मिलाता है। और E3 लाइगेज होता है। और E3 की अमाउंट, लाइगेज की अमाउंट हमारे पास कॉन्जुगेटिंग एंजाइम से बहुत ज़्यादा होती है। जब 4 या 4 से ज़्यादा यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल्स आके लग जाएं प्रोटीन के साथ तो वो पॉली यूबिक्विटिन चेन बना देते हैं। और ये जो चेन होती है ना, दिस चेन इज रिकग्नाइज्ड बाय द प्रोटियोसोम। ये भी बड़ा अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि खाली यूबिक्विटिन या फिर यूबिक्विटिन चेन इज आइडेंटिफाइड बाय द प्रोटियोसोम, तो इट्स द चेन विच इज आइडेंटिफाइड। लास्टली प्रोटियोसोम क्या करता है? वो इस चेन को अनफोल्ड करता है, इसको डी करता है, कट करता है प्रोटीन को उसके फ्रैगमेंट्स में या सेगमेंट्स में। और वो जो सेगमेंट्स होते हैं उन पे प्रोटीएजेज ऐड करती है और वो इसको वापस इनके कंपोनेंट अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। ये था हमारे पास एटीपी डिपेंडेंट सिस्टम जो कि सिलेक्टिव होता है और साइटोसोल में होता है। अब देखते हैं एटीपी इंडिपेंडेंट सिस्टम जिसमें हमारे पास डिग्रेडेटिंग सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं। अब वो क्या चीज़ है देखते हैं। किसी भी प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है ना, वो उसका डिग्रेडिंग सिग्नल्स के तौर पर सिग्नल्स रेडिएट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इमारत आपने बड़ी मेहनत से बड़ा अच्छा सरिया डाल के, बड़ा अच्छा ज़्यादा सीमेंट डाल के बनाई है तो वो बड़ी स्ट्रांग होगी और जलजिले की हालत में वो गिरेगी नहीं। मगर इसके बरक्स अगर कोई ऐसी इमारत है जो कि आपने हल्का फुल्का सरिया डाल के और बस खाना पूरी करने के लिए सीमेंट डाल के बनाई है, थोड़ा सा भी जलजिला आए या कोई नागहानी आफत आए तो उसके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर वो गिरे ना भी तो उसमें क्रैक्स ज़रूर आ जाते हैं। तो सिमिलरली प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट होता है जिससे वो प्रोटीन बनी होती है, जो कि अमीनो एसिड्स हैं, वो डिग्रेडिंग सिग्नल देते हैं। वो बताते हैं कि ये प्रोटीन कितनी स्टेबल होगी। इसमें हमारे पास सिर्फ E3 वाली एंजाइम का रोल है। हाफ लाइफ ऑफ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाइनो एन टर्मिनल रेजिड्यू। जो हमारे पास अमाइनो एसिड के एंड पे रेजिड्यू लगा होता है ना, वो उसकी हाफ लाइफ डिटर्मिन करता है और इसे कहते हैं एन एंड रूल, बिकॉज एन टर्मिनल वाली साइड पे वो रेजिड्यू जो लगा होता है वो इन्फ्लुएंस करता है। इनमें हमारे पास कुछ स्टेबलाइजिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ डीस्टेबलाइजिंग होते हैं। जो स्टेबलाइजिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी एग्जांपल है सीरीन, और जो डीस्टेबलाइजिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उसकी एग्जांपल है आर्जिनिन। और अगर वो कॉन्जुगेटेड हुए हैं तो इससे टाइलेटेड एलानिन। इसके अलावा और भी हैं मगर हमारी लिपिनकॉट में बस इनका जिक्र है। और लास्टली पेस्ट सीक्वेंस, ये एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड का जो कि हो
तो वो एंजाइम वो कॉम्प्लेक्स बड़ी जल्दी उसको यूबिक्विनेट कर दिया जाता है और डिग्रेड कर दिया जाता है। आई मीन उसको एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस से भी डिग्रेड कर दिया जाता है। वो पेस्ट सीक्वेंस क्या है, ये 4 अमीनो एसिड के नाम है। P फॉर प्रोलीन, E फॉर ग्लूटामेट। अब ये तो कोई सेंस नहीं बन रही, ये तो हमने बस फिक्स लाइक एक निमोनिक बनाने के लिए, एक्चुअली लफ्ज़ G था मगर पेस्ट बनाने के लिए उसको E कर दिया है, तो E से आपने ग्लूटामेट, E फॉर ग्लूटामेट याद रखना है। P से प्रोलीन, E से ग्लूटामेट, S से सेरीन और T से थ्रियोनिन। इनकी बहुत कम हाफ लाइफ होती हैं, इसलिए सीक्वेंस को कहते हैं पेस्ट सीक्वेंस, और इसको रैपिडली यूबिक्विनेट और डिग्रेड कर दिया जाता है, और इनके जो अमीनो एसिड होते हैं वो फनल डाउन कर दिए जाते हैं कहाँ पे, अमीनो एसिड पूल में।